हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ भूल भुलैया पार्ट 3 को। तो मूवी की शुरुआत होती है रक्त घाट 1824 में, जहाँ पर हम किसी लेडी को मेरे ढोलना सॉन्ग पर नाचते हुए नोटिस करते हैं कि तभी वहाँ पर महाराज जाकर उस लेडी को थप्पड़ मारते हैं और उसे घसीटते हुए पुरोहित जी और अपने सैनिकों के सामने ही जिंदा जलवा देते हैं। जिंदा जलाने वाले ने एक मास्क भी लगाया हुआ था। हम नोटिस करते हैं कि उस लेडी की आत्मा बदला लेने लौट चुकी थी। अस्थियों से ही आत्मा प्रकट हुई थी और इसी मास्क से वो अपने चेहरे को छुपाकर सबसे पहले उस सैनिक को जलाती है जिसने कि उसको जलाया था। फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम रूह बाबा यानी कि रूहान को देखते हैं। रूहान का एक असिस्टेंट है टिल्लू, जिसके साथ मिलकर वो सबको लूटता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है भूतों का बहाना लेकर और बदले में उनसे पैसे लेता है, जिसके चलते एक राज घराने का व्यक्ति रूहान को बुलवाता है कि उनके जीजा जी यानी कि राजा साहब की बेटी मीरा 1 साल पहले ख़त्म हो गई थी और उनको उसकी आत्मा से बात करनी है। रूहान ऐसा ही करता है। उसको लग रहा था कि वो उनको भी लूट लेगा, लेकिन इस बार सच में उसके सामने उसकी आत्मा आ जाती है, जिससे कि वो डर जाता है। और ये सब कुछ मीरा और उसके मामा ने रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि ये सब झूठ था, एक सेटअप था और बस वो देखना चाहते थे कि रूह बाबा सच है या फ्रॉड। लेकिन वो फिर भी उसको माफ़ करते हैं और उनके साथ रक्त घाट चलने के लिए कहते हैं। इसके बदले में उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और बस रूहान, मीरा और उसके मामा जी ट्रेन में बैठकर रक्त घाट के लिए निकल पड़ते हैं। अब रक्त घाट आते ही हर कोई रूहान को घूरे जा रहा था। अब जो राजा साहब का परिवार है वो डर की वजह से महल के अंदर नहीं बल्कि उसके सामने गाय के तबेले में रहा करते थे। रीज़न होता है कि महल के अंदर मंजूलिका नाम की भूतनी का वास था और वो किसी को वहाँ पर टिकने नहीं देती। यहाँ राजा साहब, उनकी बीवी मीरा, उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और राजा का बॉडीगार्ड फुलाद सिंह समेत सभी बहुत गरीबी में जी रहे थे। अब मीरा और उसके मामा रूहान को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे ताकि वो भूत प्रेत दूर करके इस महल को भूत से आज़ाद कर दे, ताकि वो महल को बेच पाए। खैर, अब रात में रूहान की मुलाकात होती है पुरोहित जी से, जो कि रूहान को देखते ही उन्हें राजकुमार कहने लगते हैं। अब महल के अंदर आते ही रूहान के साथ काफ़ी सारी हॉन्टिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन पुरोहित जी काफ़ी भावुक होकर रक्त घाट का पास्ट उसको बताते हैं। तो असल में सालों पहले यहाँ के जो महाराज हुआ करते थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजूलिका था। मंजूलिका नृत्य, गायन और शास्त्र कला में नंबर 1 थी। कोई भी उसके आसपास नहीं था। तो मंजूलिका को यही लगता था कि इस राज्य की गद्दी उसी की होगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद राजा को एक दासी से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राजकुमार देवेंद्रनाथ रखा गया। समय बीतता है और मंजूलिका अपने भाई से नफरत करती थी और ये नफरत उस दिन आसमान छू गई जब राजा ने देवेंद्र को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। बस मंजूलिका ने देवेंद्र को गुस्से में आकर मार डाला। यानी कि जो स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया गया था वो मंजूलिका थी जिसको जलाया गया, ऐसा पुरोहित जी ने बताया। अब पुरोहित जी के पूर्वजों ने एक खास यज्ञ करके पवित्र तेल बनाया और मंजूलिका को हमेशा के लिए एक कमरे में कैद कर दिया जिसके ऊपर भैरव कवच लगाया गया था और तब से ही यह महल हॉन्टेड था। रूहान कोई और नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ का ही पुनर्जन्म है और ऐसी भविष्यवाणी पुरोहित जी के पूर्वजों ने करी थी कि दुर्गा अष्टमी के दिन ही राजा के खानदान का कोई पुनर्जन्म लेकर मंजूलिका को रोक सकता है, लेकिन तब तक ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए। सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन ही रूहान दरवाजे को खोलकर मंजूलिका को ख़त्म कर सकता है और इसलिए ही जब रूहान यहाँ आया था तो सब उसको अजीब तरह से घूर रहे थे। और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि राजा और बाकी सब इस महल के अंदर क्यों नहीं रह रहे थे। अब रूहान तो इससे उल्टा खुश हो जाता है कि वो तो राजकुमार है। रात को सभी गांव वालों से वो मिलता है क्योंकि हर साल गांव वाले मंजूलिका का पुतला जलाते थे, लेकिन इस साल वो रूहान के हाथों होगा। तभी अचानक से एंट्री होती है छोटा पंडित जगन्नाथ शास्त्री यानी कि बड़े पंडित और उनकी बीवी पंडिताइन की, जो कि सबको ये बोलते हैं कि रूहान फ्रॉड है। लेकिन उल्टा रूहान याददाश्त वापस आने का ड्रामा करता है और कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि ये तीनों वही हैं जो पिछले जन्म में मेरे हाथ पांव दबाया करते थे और पंडिताइन पंखा करती थी। इनका भी पुनर्जन्म हुआ है। अगर ये भी मेरी तरह वही काम करेंगे जो पिछले जन्म में किया करते थे तो इन्हें भी याद आ जाएगा कि पिछले जन्म में जो खजाना मैंने इन्हें छुपाने के लिए दिया था वो इन तीनों ने कहाँ छुपाया था
और इस तरह वो उनको महल के अंदर ही काम करवाने लगा देता है, जिससे कि वो तीनों काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। गांव वाले राजा को उधार देना शुरू कर देते हैं कि राजकुमार आ चुके हैं, जिससे कि ये खाना खाएंगे और महल को रेनोवेट करेंगे। यानी कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब रेनोवेशन के लिए मीरा ने बुलाया था कौशिक जी को, लेकिन वहाँ पर मल्लिका आती है। यहाँ पर पहले कौशिक जी आते, लेकिन मल्लिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पर गई हैं। इसके बाद में वो यहाँ पर आ चुकी है। अब रात में होता ये है कि रूहान को मीरा का एक डरावना सपना आता है और हम नोटिस करते हैं उसके साइड में खिड़की के पास ही मल्लिका खड़ी हुई थी। जिसके बाद मल्लिका मंजुलिका के सारे हथियारों को बड़े ध्यान से छू रही होती है, देख रही होती है कि तभी वहाँ पर राजा साहब और उनके साले साहब आते हैं और बताते हैं कि मंजुलिका सबसे तेज हुआ करती थी शास्त्र कला में, उसके जैसा कोई नहीं था। कि तभी मल्लिका पीछे मुड़कर एक खंजर फेंकती है और कहती है कि क्या इस तरह से। उनको लगता है कि वो मिस हो गया, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो एक मक्खी पर जाकर लगा था। यानी मल्लिका का निशाना एकदम सही था। अब रात में फिर से रूहान को रेडियो से आवाज़ आने लगती है कि वो इस महल से चला जाए। काली बिल्ली उस पर हमला भी करती है, जिससे कि वो काफ़ी डर गया था। तभी देवेंद्रनाथ की पेंटिंग भी जल जाती है, जिससे कि सभी शॉक हो गए थे। लेकिन मल्लिका कहती है कि एक पेंटिंग ही तो है, इसके ऊपर इतना क्या डरना। अब अगले दिन टिल्लू रूहान के पास आ जाता है ये बताने कि शहर में उनका भांडा फूट चुका है, एसीपी राठौर उनके पीछे हैं। अब वो ना ही महल छोड़ सकते हैं और ना ही शहर जा सकते हैं, क्योंकि मीरा और उसके मामा तो उसे ब्लैकमेल करके यहाँ पर लेकर आए थे और अगर महल छोड़ा तो उनका वीडियो वायरल हो जाता, जिसके चलते वो कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। तो मीरा के भाई को पैसे देकर रूहान उसका फ़ोन मंगवाता है, जिसके अंदर मीरा ने उसकी कई सारी फ़ोटोज़ ली हुई थी। मीनिंग कि वो रूहान को पसंद करती थी, बस दोनों में प्यार हो जाता है और रूहान काफ़ी खुश था। एनीवेज, अब रूहान की नज़र एक लेडी की पेंटिंग पर पड़ती है जिनकी शक्ल मीरा से मिल रही थी। वो देवेंद्र की पत्नी मधुलिका थी और मेरे ख्याल से इस जन्म में मीरा और रूहान का मिलना भी एक डेस्टिनी ही था। अब तभी होता ये है कि मंजुलिका वाले कमरे का भैरव कवच जो होता है वो टूटा हुआ था। मंजुलिका उनको डराती है कि चला जाए यहाँ से, लेकिन तभी मल्लिका वहाँ पर आ जाती है और एक थप्पड़ में सारा सच बाहर आ जाता है। असल में ये सब छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी बीवी कर रहे थे। वो बताते हैं कि वो तो 2 साल पहले ही यहाँ पर आ गए थे। वो खुद चोर हैं, हल्दी घाटी के बहरूपिये हैं। असल में उनके वहाँ पर बहुत बारिश हुई, जिसके चलते सब डूब गया था, तो वो इस महल के अंदर आ गए। 2 साल से वो यहाँ पर मस्ती में रह रहे थे, लेकिन रूहान ने आकर सब बर्बाद कर दिया और इसलिए वो उसको शुरुआत में पाखंडी बोल रहे थे ताकि इनका भांडा ना फूट पाए। वो ये बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो ये ताला पहले से ही टूटा हुआ था और रूहान को अभी तक इसलिए डरा रहे थे ताकि वो यहाँ से चला जाए और उनका भांडा ही ना फूटे। यानी कि जो भी हॉन्टिंग चीज़ें अभी तक हो रही थी शुरू से लेकर, वो ये तीनों ही कर रहे थे। खैर, अब आसपास सभी को ये मैसेज आना ज़रूरी था कि यहाँ कोई भूत नहीं है। यहाँ पर कोई भूत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बोलते तो उनके पूर्वज गलत हो जाते। इसलिए रूहान यहाँ पर एक यज्ञ करके गेट को दुर्गा अष्टमी से पहले ही खोलने की सलाह देता है। यहाँ पर खाली नाटक करना था, जिसके अंदर मल्लिका को मंजुलिका बनना था, जिसके लिए वो राजी हो जाती है। अब इसमें छोटे पंडित को बर्फ़ की सिल्ली पर बिठाते हैं और बड़े पंडित को अंगारों पर चलवाते हैं और पंडिताइन को धरती पर लोट-पोट करते हैं और इस तरह इन्हें यज्ञ में साथ देना था। लेकिन होता ये है कि स्ट्रेंजली मल्लिका बंगाली में रूहान पर गुस्सा करने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब था और ये भूल भुलैया 1 का रेफरेंस भी है। बट अल्टीमेट होता ये है कि हर जगह ये बात फैल जाती है कि अब महल भूत मुक्त हो चुका है, इसलिए महल को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग शहर से आने लगते हैं। लेकिन अचानक से ही मल्लिका एक जगह पर कुछ रेनोवेशन का काम करवा रही थी कि तभी वो दीवार गिर पड़ती है, जहाँ पर एक छुपा हुआ रास्ता था, यानी कि एक सीक्रेट पैसेज था। नीचे जाकर देखने पर वहाँ सेम टू सेम दरवाज़ा था, जिसके ऊपर भैरव कवच चढ़ा हुआ था। यानी कि एक महल के अंदर 2 दरवाजे थे। अब पुरोहित जी लेकिन वो गेट को ना खोलने की चेतावनी देकर राजमहल का इतिहास पढ़ने चले जाते हैं। लेकिन रूहान राजा को उकसाकर कहता है कि गेट को आज ही खोल दो बस। गेट खुल जाता है और ढेर सारे कौवे बाहर आते हैं। खैर, अब पुरोहित जी वहाँ आते हैं और बताते हैं कि यह अनर्थ हो चुका है,
क्योंकि राजा की एक नहीं बल्कि दो बेटियां थी, यानी कि मंजोलिका और अंजोलिका। और सबसे शॉकिंग बात कि अंजोलिका के बारे में पूरा इतिहास ही मिटा दिया गया था। ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कोहराम आएगा, यानी कि उनके हिसाब से एक में अंजोलिका बनती और एक में मंजोलिका। अब हमें पास्ट की एक कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम राजा साहब देवेंद्र और उसकी पत्नी को देखते हैं, जिनके सामने अंजोलिका और मंजोलिका की डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, जहाँ पर राजा इनसे काफ़ी खुश होता है, लेकिन राजगद्दी देवेंद्र को सौंप देता है, जिससे कि ये दोनों ही बहनें गुस्सा हो जाती हैं। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा यानी माधुरी दीक्षित जी आती हैं इस महल को खरीदने के लिए। वो मंजोलिका के ही कमरे में रुकना चाहती थी, और जैसे ही वो वहाँ पर जाती हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर मल्लिका पहले ही मौजूद थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं, और उसी समय पूरे महल के ऊपर ढेर सारे कौवे मारे जाते हैं, जिससे कि सभी शॉक हो गए थे। पुरोहित जी कहते हैं मंजोलिका उनको देख रही है, वो प्लानिंग कर रही है कि आगे क्या करना है। उनका कहना था कि बस अब रूहान ही उसको ख़त्म कर सकता है। ये बताता है कि जो मंजोलिका थी वो छुप कर वार करती थी, लेकिन जो अंजोलिका थी यानी कि जो बड़ी बहन थी, वो छुप कर नहीं बल्कि डंके की चोट पर वार किया करती। और उनको फिर से एक स्पेशल यज्ञ करना होगा, जिससे कि वो खास तेल उत्पन्न होगा। और इस बार उस आत्मा को कैद नहीं करना है बल्कि भस्म करना है, जो कि रूहान ही करेगा। खैर अगले दिन राजा पूरे गांव को चिकन राइस की दावत देता है, लेकिन असल में ये मरे हुए कौवों की बिरयानी थी, जो कि पिछली रात मारे गए थे महल में। एनीवेज मीरा और रूहान मंदिरा को मंदिर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं मंदिर नहीं जाती, मैं नास्तिक हूँ। अब मंदिरा के सामने मल्लिका आती है, लेकिन पहली बार मिलने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे इनके बीच कोई तनाव था। अब सबके हिसाब से महल की भूतनी चली गई थी, तो राजा रूहान को पैसे का चेक देकर जाने के लिए कहता है, लेकिन रूहान मीरा से प्यार करता था, तो वो कैसे जाता। तो वो राजा की बीवी की आत्मा को अपने अंदर आने की एक्टिंग करता है, जिससे कि राजा मीरा की शादी रूहान से करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मामा भी यहाँ पर काफ़ी खुश थे, क्योंकि रूहान दिल का तो अच्छा आदमी था। अब छोटा पंडित और पंडिताइन को एक पेंटिंग मिलती है, जिसको वो मीरा को दिखाते हैं। उसके ऊपर मंजुलिका लिखा हुआ था और अब मिस्ट्री सॉल्व होने वाली थी। लेकिन होता ये है कि मल्लिका उसके ऊपर रेड पेंट गिरा देती है, जिससे कि कोई भी ना देख पाए कि मंजुलिका थी कौन। लेकिन रीज़न किसी को भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, और मीरा को उसके ऊपर पूरा शक होता है। अब मीरा के मामा जी रूहान को राजकुमार की ड्रेसेस शादी के लिए दिखा रहे थे कि तभी ड्रेस में से एक हाथ निकलकर उनका गला पकड़ लेता है, जिससे डरकर टिल्लू, रूहान और मामा जी भागते हैं। कि तभी बाहर महल के लिए 800 करोड़ एक कंपनी ऑफर करने को तैयार थी, लेकिन राजा कम कीमत समझकर चेक को ही फाड़ देता है। और बस फिर जब राजा को पता चलता है कि भूत अभी नहीं गया, तो वो रोने लगता है कि उसने इस चेक को भी फाड़ डाला और अब वो गरीबों की ज़िंदगी नहीं जी सकता। अब सभी को रूहान की सच्चाई भी पता चल चुकी थी कि वो फ्रॉड है, लेकिन वो राजा को सजेस्ट करता है कि मंदिरा तो है ही, उसको वो महल बेच सकते हैं। और यहाँ पर मंदिरा 1000 करोड़ महल का देने को तैयार थी, लेकिन वो साइन सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन ही करने वाली थी। लेकिन अचानक से ही वहाँ पर एक विकी खन्ना नाम का बिजनेसमैन आ जाता है, जो कि अभी इंस्टेंटली डील करने को तैयार था। लेकिन होता ये है कि रात को वही सेम आत्मा जाकर विकी खन्ना को मार डालती है। अब अगले दिन होता ये है कि मीरा को मल्लिका महल के सिंहासन पर बैठी हुई नजर आती है, जो कि मीरा को डराती है और एक हाथ से सिंहासन को उठा लेती है। लेकिन जब वो ये बात रूहान को बताने जाती है, तो शॉकिंगली मल्लिका वहीं पर बैठी हुई थी। उल्टा रूहान उसको बताता है कि विकी खन्ना अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही मंदिरा बहुत हंसने लगती है और मल्लिका भी वहाँ से उठकर चली जाती है। अब मीरा और रूहान यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों में से मंजुलिका है कौन। खैर अब रात को रूहान उसी सीक्रेट रास्ते से होते हुए जा रहा था, जहाँ पर मंदिरा और मल्लिका बैठी हुई थी। वो ये कह रही होती हैं कि वो यही जानना चाहता है ना कि असली मंजुलिका है कौन, और बस वो उसका गला पकड़ लेती हैं। लेकिन ये बस उसका सपना था। लेकिन सडनली होता ये है कि उसके बगल में मीरा सो रही होती है। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये कब हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर उसको वही मास्क वाली आत्मा डराती है। मीरा अचानक से उठती है, हंसती है और फिर से सो जाती है, जिससे कि रूहान बहुत ही ज़्यादा डर गया था।
जिसके चलते वो पूरी रात महल के बाहर ही काट देता है। अब छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन बैठे हुए थे कि वहीं पर विकी खन्ना आ जाता है, जो कि भूतिया लग रहा था। ये उनको डराता भी है, लेकिन ये असल में कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाली आत्मा थी। ये उससे बचकर भागते हैं, लेकिन तभी एक इनविजिबल वॉल इनको रोक लेती है और जिस पर नेटफ्लिक्स का साउंड भी आता है। और यहीं पर बड़ा पंडित कहता है कि ये नेटफ्लिक्स किसने चालू किया। रूहान भी अब डर के मारे मीरा को हट बोलकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो अब शादी नहीं करना चाहता था। वो काफ़ी डर चुका था। अब होता ये है कि रूहान वहाँ से गाड़ी में तो भागता है, लेकिन वो वापस बार बार महल में ही आ जाता। इनफैक्ट छोटा पंडित और गैंग भी सेम करते। वो भी अपनी रोल्स रॉयस यानी कि अपनी बैलों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो भी हर बार महल में ही आ रहे थे। और इस बीच एक ट्रेजेडी भी हो जाती है कि छोटा पंडित पहाड़ी से नीचे गिर पड़ता है। तभी पुरोहित जी ने अब वो स्पेशल तेल रेडी कर लिया था। और सबसे बड़ी बात कि पुरोहित जी को पहले से ही पता था कि रूहान लोगों को शहर के अंदर रूह बाबा बनकर ठगता है, लेकिन उसको अभी भी उसके ऊपर भरोसा था कि वही कुछ कर सकता है। अब जिस तेल को मंजुलिका की आत्मा के ऊपर छिड़कना था, उसको बड़ा पंडित और उसकी बीवी अपने सर में लगा लेते हैं। इसके बाद मीरा के साथ कुछ होता है। वो अजीब सी हरकत करती है और वो खुद को आग लगाने वाली थी। तभी रूहान उसको रोकता है और अब किसी तरह से रूहान उसे होश में लेकर आता है। मीरा बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो लास्ट मंदिरा के साथ थी। और बस अब गुस्से में आकर रूहान मंदिरा पर गुस्सा करने लगता है कि तभी अचानक से ही मल्लिका मंदिरा को उठाकर ऊपर ले जाती है और नीचे पटक देती है और कहती है कि वही मंजुलिका है। अब मंजुलिका रूहान को मारने ही वाली थी कि तभी उसने वही तेल वहीं पर डालकर आग लगा दी थी, जिससे कि वो बच गया। कि तभी अचानक से ही मंदिरा हंसने लगती है कि वही असली मंजुलिका है और उसने गलत बहन को जलाया है, जो पेंटिंग लाल रंग से ढक गई थी। आपको याद होगा, उसको शहर में रिस्टोर होने के लिए भेजा गया था, जिसका फ़ोटो फ़ोन पर आ जाता है, जहाँ पर मंजुलिका विद्या बालन ही थी यानी कि मल्लिका। लेकिन तभी अचानक से ही उनको बचाने जवान आ जाता है। जी हाँ, लेकिन ये जवान नहीं बल्कि टूटा हुआ छोटा पंडित था, जो कि बचते बचाते यहाँ पर आया था, जिसको मार पीट कर मंदिरा ठीक करती है। कि तभी रूहान उस पर भी तेल डालने वाला था, लेकिन मल्लिका उसको रोकती है कि ये सब गलत है। मंदिरा के अंदर मंजुलिका हो ही नहीं सकती। और अब राज पर से पर्दा उठता है, जो कि इतने साल से राज था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर असल में मल्लिका और मंदिरा तो इंसान ही हैं। इनके अंदर एक ही आत्मा आ रही थी, जो कि उस रात दरवाज़ा खुलने से आज़ाद हुई, जो कि कोई और नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की ही आत्मा थी। जी हाँ, रियलिटी में हुआ ये था कि देवेंद्र नाथ हमेशा से एक लड़के के रूप में लड़की थी। उसके अंदर लड़कों जैसी कोई भी भावना नहीं थी। एक रात को उसकी दोनों बहनों ने उसे पकड़ लिया था कि वही रातों को नाचता और गाता है। वो उससे कहती हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उसको सब कुछ बता सकता है, वो उसकी प्यारी बहनें हैं। वो ये भी कहता है कि वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। फिर वो उसको नाचने के लिए भी कहती हैं, लेकिन इतने में ही मंजुलिका सीधा ही अपने पिता को बुलाती है कि देखो, जिस बेटे को सिर्फ मर्द होने के कारण उत्तराधिकारी चुना गया था, वो तो मर्द है ही नहीं। और बस फिर क्या था, वही स्टार्टिंग वाला सीन आता है जहाँ पर एक लेडी को थप्पड़ मारा गया था, लेकिन वो लेडी नहीं थी बल्कि वो देवेंद्र नाथ था, जिसको जिंदा जला दिया गया। यानी कि यहाँ पर मंजुलिका कभी थी ही नहीं। लेकिन एक राजा के लिए ये काफ़ी बेइज्जती वाली बात थी, जिसके चलते उसने अपनी ही बेटियों को राज्य से निकाल दिया कि उन्होंने गद्दी के लालच में अपने ही भाई की बेइज्जती करवा दी, जिसके चलते राजा को ये कदम उठाना पड़ा। वो चाहती तो उसको पर्सनली ये बात आकर बता सकती थी, लेकिन राजगद्दी के लालच में उन्होंने ऐसा किया। अब देवेंद्र को जिंदा जला दिया गया। अब देवेंद्रनाथ की आत्मा ने अपने पिता और बाकी सैनिकों को सबको मार तो दिया, लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसको अंदर बंद कर दिया इस दरवाजे के पीछे। और जस्ट उसके ऊपर एक सेम दरवाज़ा बनवाया गया मंजुलिका के कमरे में, ताकि असली देवेंद्र तक कोई पहुंच ना पाए। और अब बात रही अंजुलिका के बारे में, तो राजा के परिवार से उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया सजा के रूप में, यानी कि उसकी हिस्ट्री ही मिटा दी गई। और तभी किसी को भी राजा की 2 बेटियां हैं ऐसा नहीं पता था। सब जगह इनफैक्ट ये कहानी फैलाई गई कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मारा है और फिर मंजुलिका को ही जलाया गया था। उसी की आत्मा वहाँ महल के अंदर कैद थी,
जबकि असली आत्मा तो देवेंद्र की कैद थी और अंजुलिका का नाम ही पूरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया। यानी कि यहाँ पर पूरी कहानी को ही उल्टा कर दिया गया था ताकि राजा की बदनामी ना हो। और अब फाइनली देवेंद्र की जो आत्मा होती है वो रूहान के हाथ से तेल लेकर फेंक देती है और सबको वो जलाने वाला ही होता है कि तभी वो खुद नोटिस करता है कि वो खुद उस तेल पर खड़ा हुआ है, जिसके चलते उसकी आत्मा वहीं पर कैद हो जाती है। और पुरोहित जी कहते हैं कि असल में अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म मंदिरा और मल्लिका के रूप में हुआ है, ना कि रूहान का पुनर्जन्म हुआ है। और शुरुआत से ही मंदिरा और मल्लिका के साथ देवेंद्र की आत्मा यही कर रही थी। शुरू में दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा था, वो भी देवेंद्र ने ही करवाया था। वो चाहता तो उनको मार सकता था, लेकिन वो उनको तड़पाना चाहता था। यानी कि जो देवेंद्र की आत्मा थी, जब से वो आज़ाद हुई थी, यानी कि जब से वो गेट खुला था, उसके बाद से ही जो कुछ भी हॉन्टिंग चीज़ें महल के अंदर हुई, वो सब देवेंद्र ने ही करी थी ताकि वो अपना बदला ले सके। लेकिन दोनों बहनें अपनी की हुई गलती नहीं दोहराती। देवेंद्र बहुत ही मासूम था, उसने अपनी बहनों पर भरोसा किया था, वो उनसे काफ़ी प्यार भी करता था। इसलिए मल्लिका और मंदिरा उससे माफ़ी मांगती हैं कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। वो चाहे तो उनको मार दे लेकिन बाकी सभी को छोड़ दे। लेकिन देवेंद्र हमेशा से यही चाहता था कि उसको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, जिसके चलते उसके आंसुओं के साथ ही उसका गुस्सा बह जाता है और वो आग को शांत कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं मल्लिका ने कौशिक जी को मारा ही नहीं था, वो सच में छुट्टियों पर गोवा गए थे और उसको बचपन से इस महल के सपने आया करते थे और इवेंचुअली वो यहाँ पर आ गई। मंदिरा बताती है कि उसका असली नाम तो मंदिरा है भी नहीं, वो तो किसी और ही काम से यहाँ पर आई थी, लेकिन महल में आते ही वो खो सी गई क्योंकि उसका भी पास्ट यहाँ से जुड़ा हुआ था, यानी कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। उसका रियल नेम शॉकिंगली एसीपी राठौर होता है। जी हाँ, वही एसीपी जो कि रूहान को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब शायद वो ऐसा नहीं करने वाली। और अब इन दोनों को ही अपना पिछला जन्म याद आ गया था और अब उनके मन में महल को लेकर वो लालच भी नहीं था, क्योंकि लालच कितनी बुरी बला है ये वो पहले ही देख चुकी हैं। और इसी के साथ में भूल भुलैया 3 मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।